हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंडसेट पे। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 10th का जो मनी एंड क्रेडिट हमारा चैप्टर है उसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो मनी एंड क्रेडिट जो है ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इजी है, बट कई सारी टर्म्स इसमें जो यूज हुई है उनको हमें अच्छे से समझना है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हम बात करने वाले हैं। पहली चीज़ हम लोग बात करें मनी के कौन सा पूरे हम लोग जो है इसके बारे में बात करेंगे। मनी किस तरीके से पुराने टाइम और अभी के टाइम को थोड़ा सा कंपेयर करके चीज़ें समझेंगे। क्रेडिट का मतलब आप लोन ले लीजिए, तो लोन एक्टिविटीज़ क्या है, कैसे है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हम इसमें अंदर पहला टॉपिक हम लोग क्लियर करेंगे मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरी बात में हम चीज़ें पढ़ेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, कि पुराने टाइप की मनी और अभी की टाइम की मनी में काफ़ी सारे फ़र्क हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि लोन एक्टिविटीज़ कौन सी हो सकती है जो बैंक्स के थ्रू हो सकती है। फिर हमने कहा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके थ्रू है। फॉर्मल सेक्टर ऑफ जो हमने कहा क्रेडिट क्या होता है, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होती है। इस चैप्टर में हम लोग ये सारी की सारी चीज़ें जो है पूरे अच्छी तरह से समझने वाले हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो है मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो देखिए पहले के टाइम को अगर आप कंपेयर करो तो पहले के टाइम में तो मनी होती नहीं थी, तो क्या वो लोग किसी तरह का कोई ट्रेड करते ही नहीं थे, कोई चीज़ का लेन देन करते ही नहीं थे? नहीं, वो करते थे। वो कैसे करते थे? वो करते थे बार्टर सिस्टम के तहत। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम क्या होता है? बार्टर सिस्टम में है कि दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, जैसे कि ए है और बी है। तो इसमें क्या करते थे ये लोग, जैसे इसके पास मान लो कि वीट है और इसके पास मान लो राइस है। तो ये लोग क्या करें, अगर इसको ए को अगर राइस लेना है तो ये इससे पूछेगा, और इसको वीट चाहिए होगा, तो ये क्या करेगा, इसको वीट दे देगा, ठीक है, और इससे जो है वो राइस ले लेगा। तो बदले बदले में मतलब उसके प्राइसेस के अकॉर्डिंग देख लेते थे। तो अब इसमें क्या हुआ, कहीं पे पैसे की जरूरत नहीं पड़ी, इसने उसको वीट दे दिया और उसके बदले उसने इसको राइस दे दिया। ये होता है बार्टर सिस्टम। ठीक है, इसमें मतलब क्या होता है, अदला बदली वाली कंडीशन होती है कि मेरे पास जो चीज अवेलेबल है मैं आपको दे दूंगा, उसके बदले आप मुझे क्या करो, ये चीज दे दो। ठीक है, ये तो बात हो गई कि जब दोनों जो है तरफ वाले तैयार हो। बट अगर ये इसमें जो है एक चीज काम में आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसमें मान लो अगर इसको ए को राइस चाहिए बट बी बोल रहा है मुझे तो गेहूं चाहिए ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा, क्या यहाँ पे हो पाएगा सिस्टम? क्या ये लोग लेन देन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इस केस में जो है बार्टर सिस्टम काम में नहीं आएगा। तो हमने कहा कि इसके अंदर जो है एक चीज काम में आती है, वो है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि दोनों की जरूरत होना बहुत जरूरी है। तो अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है वो हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने कहा बार्टर सिस्टम मैंने आपको समझा दिया, जब चीजें एक्सचेंज की जाती थी। इसमें गुड्स भी हो सकती है, सर्विसेज भी होती है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, अदर सर्विसेज और गुड्स के बदले उनको एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे मैंने अभी कहा राइस और वीट का आपको एग्जांपल दिया, इसी तरीके से आप मान लो इसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें ले सकते हैं कि किसी के पास मान लो कि वूल है, किसी के पास में सिल्क है, या कुछ भी और भी चीज़ें हैं। जैसे एक शू मेकर है, एक हमने इधर की साइड देखा एक शर्ट जो है बनाने वाला है, वो लोग इस चीज़ों को कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ काम में आती है, अब हमने कहा दो पार्टीज है, मैंने कहा ना एक ए है और एक बी है, दोनों पार्टीज है, लेकिन अगर वो ट्रांजेक्शन के लिए एग्री है, मतलब एक दूसरे की चीज को खरीदने, तब वो उसको कहते हैं हम डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। जब दोनों ही पार्टीज चाहती है कि आपके पास ये चीज है, आपके पास ये चीज है, तो हम दोनों आपस में एक्सचेंज इसको कर लेंगे। तो इसको कहा जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, जब दोनों ही पार्टीज एग्री हो। बट अगर मान लो कि ये चीज लोग नहीं एग्री होंगे तो वहां पे तो ये चीज हो ही नहीं सकती है। लेकिन अगर हम लोग आज के सिस्टम में देखेंगे, अगर हम इस तरह के एक्सचेंज करें, लेकिन आप लोग नहीं चाहोगे कि एक्सचेंज के बदले इस तरीके को, आप क्या है, मेरी चीज के बदले मुझे पैसा मिल जाए, फिर मुझसे चाहूँ जो चीज खरीद सकती हूँ। ठीक है, तो आपको इधर ही साइड में जो पिक्चर दिख रही है आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कि बोल रहे हैं बनाना के बदले बुक्स ले लो, वो अदर कमोडिटीज के बदले दूसरी चीजें कर रहे हैं। तो ये बार्टर सिस्टम था। ठीक है, अब लेकिन अब जो हमने कहा कि अगर बार्टर सिस्टम होना है तो उसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि दोनों के पास में अगर उन दोनों को जरूरत है तो ही ये पॉसिबल हो सकता है। बार्टर सिस्टम एक्सचेंज तभी हो सकता है जब दोनों को सेम चीज की जरूरत हो, नहीं तो आप ढूंढते रहो ऐसा आदमी जिसके पास राइस भी होना चाहिए और साथ में उसको वीट की जरूरत भी होनी चाहिए, तभी आपका सामान बिक सकता था, अदरवाइज नहीं बिक सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग। लेकिन मनी क्या है, मनी में आपको इतना सब सोचने की जरूरत नहीं होती। अब हमने क्या कहा, अब मॉडर्न टाइम आया, तो
तो उसमें क्या होने लगा, फिर उसके बाद में मनी जो है एक इंटरमीडिएट जो है एक रोल प्ले करने लगा था इस प्रोसेस के अंदर, जिसमें क्या होता था, मुझे अगर मेरे राइस बेचने हैं तो मैं सामने वाले को कहूंगी कि आप मुझे इसके बदले पैसे दे दो, आप राइस ले लो, फिर मुझे उस पैसे के XYZ कुछ भी खरीदना हो मैं वहां जाके खरीद लूंगी। तो एक मनी जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गया है। क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे राइस है, तो मैं यहाँ पे अगर टीम एक मतलब एक आदमी है ए, वो बी को अगर राइस बेच रहा है तो वो उसके बदले इसको तो राइस देगा, और इसके बदले जो बी है वो उसको क्या देगा, मनी देगा। कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी कमोडिटीज हो सकती है, उसके बदले आप उसको पैसे, आप कोई भी अपनी चीज बेच रहे हो उसके बदले आपको क्या मिल रहा है, पैसा मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, ये वाला जो प्रोसेस, इसमें जो मनी है वो एक एक्सचेंज का मीडियम बना हुआ है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये बहुत इजी हो जाता है, एक तो मनी को होल्ड करना इजी है, आप इससे क्या कर सकते हो, जो चाहे चीज आप अपने खरीद सकते हो, जो सर्विसेज आप चाहो वो ले सकते हो। तो मतलब क्या होता है, इससे ये थोड़ा सा जो हम बात करते हैं एक्सचेंज जो है ईजी हो गया था, और मतलब आपको क्या है, जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ रहा है ऐसा आदमी जिसको आपकी कमोडिटी की जरूरत हो और आप उसके बदले उससे दूसरी चीज ले सको। लेकिन इसमें क्या होता है, हर आदमी जो है मनी के बदले चीजें खरीद बेच सकता है, ठीक है। अब जो है हमने कहा, अब a person holding money can exchange it for any commodity or service that he or she might want। अब क्या, पैसा अगर आपने मेरे कहा मेरे यहाँ पे बहुत सारे टमाटोज हुए, उसके बदले मैं ऐसा आदमी नहीं ढूंढूंगी जो मुझे उसके बदले और कमोडिटी दे सके, मैं उसको ले जाके मार्केट में बेच दूंगी, उसके बदले क्या होगा, वो मुझे पैसे दे देगा और मैं चाहूँ जो कमोडिटी उससे परचेज कर सकती हूँ। तो इसमें क्या है, ये बहुत ईजी वे हो गया, आपको बहुत ज्यादा दूर दूर घूमना नहीं पड़ा ऐसे लोग को ढूंढने के लिए जो सेम आप दोनों की वांट्स सेम हो, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरी चीज क्या होने लग गई है, अब क्योंकि आप मनी के बदले कुछ भी खरीद सकते हो, तो हर आदमी क्या चाहता है कि मेरे को पेमेंट किस में मिले, मनी में मिले, ताकि क्या हो, मैं जो चाहूं चीज जब चाहूं, मतलब ऐसा नहीं कि आज ही आज, जब चाहूं मैं उससे कुछ भी चीज परचेज कर सकता हूं। बोथ पार्टीज हैव टू एग्री टू सेल एंड बाय ईच अदर कमोडिटी, दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। हमने ये चीज देख रही है कि अगर सिचुएशन में अगर बार्टर सिस्टम होगा तब तो डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, बट मनी के केस में ऐसा नहीं होता है। What a person desire to sell is exactly what the other wishes to buy। तो डबल जो हमने कहा जो कोइंसिडेंस है उसमें यही चीजें हो रही है कि जो अगर हर दोनों आदमी आमने सामने, जो बेचने वाला है जो खरीदने वाला है, लेकिन दोनों के सेम विशेस होनी चाहिए कि हाँ मुझे भी ये चीज चाहिए, मुझे भी ये चीज चाहिए। In barter system where goods are directly exchanged without the use of money, the double coincidence of want is an essential feature। जहाँ हम barter system की बात कर रहे थे ना, जहाँ बिना पैसे के खरीदा बेचा जाता था, लेकिन वहाँ पे एक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होना बहुत जरूरी है। दोनों को जरूरत होगी तभी खरीदेंगे, अदरवाइज कौन लेके रखेगा अपने घर में। अब आगे हुआ, इन कॉन्ट्रास्ट in an economy where money is in use, money by providing the crucial intermediate step eliminates the need for double coincidence of want। अब जब हम इन सब चीजों को देखा तो हमें समझ में आया कि मनी जो है जब इसका यूज होना स्टार्ट हो गया है, तो हमने वो एक जो वो क्रूशियल एक हमने था ना उसके अंदर कि अगर बार्टर सिस्टम है तो डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए, तो उसको हमने जो है साइडलाइन कर दिया था। अब क्योंकि मनी आप एक्सचेंज कर लो, जिस आदमी को जो आपको सामने मिल रहा है, अगर उसको जरूरत है तो आप उसको दे दो, नहीं जरूरत है तो आप उसके बदले पैसे ले लो, मतलब उसको जरूरत होगी तो पैसे देके आपसे चीज खरीद लेगा, ठीक है। मनी एक्ट्स एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज प्रोसेस, दिस इज कॉल्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि हर डीलिंग में जो ये काम आ रहा है उसके अंदर मनी काम में आ रहा है। आगे चलते हैं हम। अब हमने कहा कि पहले के टाइम की जो है था, हमने कहा जब बार्टर सिस्टम या डबल कोइंसिडेंस वाला सिस्टम था उसमें चीज़ें बदलने लगी है, तो हमने कहा एक नए करेंसी आने लगी हमारे यहाँ पे, जो हमने कहा कॉइन्स वगैरह इंट्रोड्यूस हुए, जिसमें हमने कहा कॉपर कॉइन्स थे, सिल्वर कॉइन्स थे, गोल्ड कॉइन्स थे, बहुत ज़्यादा प्रचलन में थे उस टाइम में। लेकिन अब टाइम के साथ हमने चीज़ें देखी कि अब हमारे यहाँ पे मॉडर्न टाइप की जो है मनी आ चुकी है, जो इतनी कीमती नहीं है, जो पेपर मनी है जिसमें हमने कहा कॉइन्स के रूप में है जो मनी, वो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है, ठीक है। हमने कहा इन अर्ली एजेस, पहले के टाइम में ध्यान रखना, जो पहले के लोग होते थे ना, जो मतलब बार्टर सिस्टम नहीं है तो वो पैसे को क्या या तो अनाज के बदले या फिर किसी कैटल के बदले कोई चीज खरीदते बेचते थे। अगर मान लो उनको कोई नई चीज खरीदनी है तो वो क्या करेंगे, अपना अनाज उनको देंगे और उसके बदले कोई चीज खरीदेंगे या कैटल्स बेचेंगे। तो मनी के रूप में पहले जो है सबसे स्टार्टिंग में हम बात कर रहे हैं तो वहां पे ग्रेन्स और कैटल्स को यूज किया जाता है। लेकिन जब बाद में हमने कहा टाइम बदलने लगा, चीजें हमें समझ में आने लगी कि हमें कोई ऐसा चीज चाहिएगा जिसके बदले हम लोग जो है
चीजें परचेज कर सकते हैं, तो फिर इंट्रोड्यूस हुई थी मेटेलिक कॉइन्स। ठीक है, मेटेलिक कॉइन्स जो है बहुत कीमती होते थे क्योंकि ये गोल्ड सिल्वर कॉइन वगैरह से बने हुए होते थे। ठीक है, फिर हमने कहा धीरे धीरे जो है हमने चीजें बदलती गई और एक नई तरह की पेपर करेंसी हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, जिसको हमने कहा पेपर करेंसी या फिर नोट्स, मतलब पेपर नोट्स या फिर कॉइन्स। ठीक है, ये चीजें होने लगी यहाँ पे। तो पहले वाली जो चीजें थी, चलो गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, वो तो कीमती थे, तो इसलिए उनके बदले चीजें ली जाती थी। बट अभी तो अब देखो पेपर का नोट है, वो अपने आप में वैल्यूएबल नहीं है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, वो तो कागज का बना हुआ है। सिर्फ उसकी वैल्यू इसलिए क्योंकि वो हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसने उसको ऑथराइज्ड कर दिया है, उसको लीगल बना दिया है, इसलिए वो आज काम में आ रहा है। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, करेंसी एंड डिपॉजिट्स, ये हमारा चीज होने लगी है। ठीक है, मॉडर्न फॉर्म में अब देखो करेंसी है हमारे पास में, नोट्स के रूप में भी है, कॉइन्स के रूप में भी है, हम डिपॉजिट बैंक में करा सकते हैं, हमारा पैसा ले जाके रख सकते हैं, जब हमें जरूरत होगी हम उस पैसे को निकाल लेंगे, और जब हमें जरूरत नहीं होती तब तक हमारा पैसा वहां पे रखा हुआ है, उसके बदले हमें क्या है जो है इंटरेस्ट भी मिल रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सब जगह देखे कि मनी जो है यहाँ पे हर जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रही है, हर ट्रांजेक्शन के अंदर, लेने देने में, जमा कराने में, हर जगह मनी काम में आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें होने लगी है। बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स वाज यूज्ड एज मनी। हमने कहा जब तक हमारे पास कॉइन्स वगैरह नहीं थे तो डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स वो लोग यूज करते थे ना, जो मैंने कहा ग्रेन्स है, कैटल्स है, वो सब चीजें यूज कर रहे थे। अब करेंसी पे आ जाओ। करेंसी मैंने आपको ये चीज कह दी, पहले हम मनी के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो करेंसी के बारे में मैंने आपको बता दी कि जो है हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो हमारी करेंसी इशू करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो जारी करती है। ये मैंने कहा ये अपने आप में कागज का टुकड़ा ही है, कागज का ही बना हुआ है, कोई वैल्यूएबल थिंग नहीं है, बट क्योंकि ये हमारी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इसको जो है इस पे साइन कर देती है, इसलिए ये क्या बन जाता है, वैल्यूएबल बन जाता है। ठीक है, किसी भी, अब ये ध्यान रखा, सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ही पावर है कि वो करेंसी को जो है क्या कर सकती है, वो बना सकती है, और कोई इंडिविजुअल या कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है ऐसा जो करेंसी इशू कर सके। ठीक है, अब हमने कहा द रुपी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन इंडिया, क्योंकि उस पर हमारे जो है जो हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ये लिखा है ना यहाँ पे, केंद्रीय से जो है हमारी, उससे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है ना, तो ये क्या है, क्योंकि ये लीगल हो गया है, क्यों ऑथराइज्ड है, इसलिए ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे रुपी को जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया है। अगर हम किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं, इसको एक्सचेंज करा लेते हैं, उसके बदले वो वहां की करेंसी हमें दे देते हैं। अगर ये लीगल नहीं हो, ऑथराइज नहीं होता, तो कौन हमें इसके बदले करेंसी देगा। तो आपको पता है नोट्स है, करेंसी है हमारे पास में, इस तरह के कार्ड्स भी देख रहे हो आप, ये होते हैं हमारे पास में। फिर हमने कहा डिफरेंट टाइप्स के कॉइन्स जो है ये है हमारे पास में। तो मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें, लेकिन कोई अकेला आदमी इनको कुछ कर सकता है क्या, इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। ये काम किसका है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसमें मैंने कहा आपको जो हमारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी है, इसमें पेपर नोट्स है, करेंसी है, हमने कहा हर जगह ये काम में लीगल क्यों मानी गई है, क्योंकि इसको करेंसी ऑथराइज्ड है, ये हमारी जो गवर्नमेंट है उसके थ्रू ये ऑथराइज्ड है। अगर ये ऑथराइज नहीं है, नकली नोट और इसमें क्या फर्क होता है, क्योंकि वो जो नकली नोट है वो ऑथराइज नहीं होते हैं, और ये हमारी जो है क्या है, ये ऑथराइज्ड है। ठीक है, इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हो गया एज पर इंडियन लॉ, ये हमने पूरी चीजें डिस्कस कर ही ली कि कोई दूसरा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इसको खुद से छाप नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी, अब हमने कहा क्योंकि ये सब वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है ये, तो अब कोई भी जो है मना नहीं कर सकता कि मैं आपको रुपए के बदले ये चीज नहीं दे सकता हूं। अगर मार्केट वो बोले नहीं आपको तो इसकी जगह जो है कुछ ना कुछ ऐसी चीज ला के रखनी पड़ेगी, तो नहीं, बोले आप पैसे के बदले हमें ये चीज दे सकते हो, तो कोई भी रिफ्यूज नहीं कर सकता है। अब ये तो बात हो गई कि आपकी जेब में पैसा है इस टाइम में, बट आप घर में ज्यादा पैसा नहीं रख सकते ना, चोरी वोरी होने का डर रहता है। तो आप लोग क्या करते हैं, उसी पैसे को ले जाके, जो आपके पास पैसा है, जैसे सैलरी मिलती है, सैलरी में से आप कुछ पार्ट आपकी जितनी जरूरतों का आपने रखा, बाकी ले जाके आप बैंक में डिपॉजिट करा देते हो। और डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, जब आपको जरूरत होगी आप उनको पैसे को निकाल दोगे। तो आपने ले जाके जो है, अब ये एक पूरा प्रोसीजर होता है, आपने ले जाके ये पैसे ले गए आप, और आपने क्या करा, यहाँ पे ले जाके डिपॉजिट करा दिए। ठीक है, आपको जब जरूरत होगी आप जो है इस पैसे को निकाल भी सकते हो, और इसके अंदर होगा आपको प्लस क्या मिलेगा, आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, आपको इसके साथ में इंटरेस्ट भी मिलेगा। अब हमने कहा कि अगर मैं इस चीज को बात में करती हूँ आपके साथ में कि ये पैसे आपने जमा करा दिए, ठीक
ठीक है। आपको जो है गवर्नमेंट या मतलब सॉरी बैंक है जो है आपको इसके बदले जो है वो भी देती है, इंटरेस्ट भी देती है कि आप इसको जितने मतलब 1 साल का आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। तो बैंक हमारे पैसे सिक्योर भी रख रही है, हमें इसके बदले हमें जो है इंटरेस्ट भी दे रही है। ऐसा बैंक करती क्या है? तो बैंक क्या करती है, जो भी पैसा यहाँ पे होता है उसमें से 15% तो अपने पास में रख लेती है, 85% जो है ना लोगों को लोन्स के रूप में दे देती है। ठीक है, तो हम ये जो इधर लाके पैसे जमा करा रहे हैं वो तो हो गए डिपॉजिटर, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है तो वो आके बैंक से लोन लेते हैं, और यही वाला जो पैसा है 85% जो है वो लोन के रूप में जो है बैंक्स इनको दे देती है। अब ध्यान रखना, ये इनको लोन के फॉर्म में देती है और ये इनसे क्या लेती है, इंटरेस्ट लेती है। ठीक है, इनसे इंटरेस्ट लेती है। अब इनको इंटरेस्ट दे रही है, इनको इंटरेस्ट, इनसे इंटरेस्ट ले रही है, लेकिन फर्क देखना, जब यहाँ पे डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा ये बहुत कम दिया जाएगा। तो मतलब मान लो 3-4% जो है एनुअल, 3 है 4 है परसेंट यहाँ पे एनुअल उनको दिया जाता है, जबकि यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 10-12% या हम लोग कहा बहुत 10 से 15% इनसे इंटरेस्ट यहाँ पे लिया जाता है। तो यहाँ पे जो परसेंट लिया जाएगा वो ज़्यादा लिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होने लग गया, तो पूरा प्रोसेस आप समझ गए। कुछ डिपॉजिटर आके पैसा जमा कराते हैं यहाँ पे, उनका पैसा सेफ रहता है और उनको उसके बदले में इंटरेस्ट मिलता है। फिर बैंक क्या करती है, उसमें से 15% रख लेती है, बाई चांस कोई आ जाता है जिसको ज़रूरत होती है तो उनको लौटा भी देती है, क्योंकि ऐसे तो होता नहीं है सब लोग एक साथ ही आके पैसे मांगना स्टार्ट कर दे, तो 15% वो अपने पास में रखती है। फिर उनके बाद में जो बोरोवर्स होते हैं उनको बोरोवर्स जो है उनसे लोन लेने के लिए आते हैं, उनको लोन्स प्रोवाइड करती है और उसके बदले उनसे हाई जो है वो इंटरेस्ट रेट पे मतलब चार्ज करती है। उसमें से कुछ पार्ट जो है वो डिपॉजिटर्स को दे दिया जाता है और बाकी जो है बैंक अपने पास रख लेती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें फॉलो किया जाता है। आगे चलते हैं हम, ये मैंने सारी चीजें आपको बताई दी है। अब मैंने कहा अदर फॉर्म जो है इसमें डिपॉजिट करा देते हैं, जो पैसा होता है उसको बैंक में जमा करा देते हैं। आप क्या करते हो, अपना एक अकाउंट वहाँ पे खुलवा लेते हो, बैंक्स जो है आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी देती है। फिर उसके बाद में क्या होता है, जब आप चाहो आप अपने पैसे को विड्रॉ भी करा सकते हो। ठीक है, आप अपने पैसे को विड्रॉ भी करा सकते हो, लेकिन जब तक आपके डिपॉजिट है आपके अकाउंट के अंदर और जब आप उसको विड्रॉ कराना चाहते हो, क्योंकि आपकी डिमांड पे, जब आपकी डिमांड होगी जब आप उसको विड्रॉ करा सकते हो, इसलिए इस तरह के जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट। जब आपकी जरूरत होती है आप उन पैसे को डिपॉजिट, मतलब जब आपको जरूरत होगी आप विड्रॉ करवा लेंगे। अब इसी तरह से जो है इसमें कुछ मतलब इसके अंदर कुछ फैसिलिटीज भी होती है कि आप पैसे उधार भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर हमने कई चीजें अब एक चीज और पढ़ने वाले हैं हम, चेक्स। ठीक है, अब आपने किसी को पैसे चुकाने हैं, ठीक है, आपने पैसे चुकाने के लिए आपने क्या करा, उसको कैश पैसे दे देते हो कई चेक में, बट बड़ा अमाउंट है आपके घर में इतना कैश नहीं है, तो आप क्या करते हो, उसको एक चेक देते हो। ठीक है, चेक दोगे आप उसको, तो आपने क्या करा, आपने मान लो एक राम आदमी है, ठीक है, उसको शाम को पैसे देने हैं। ठीक है, उसको शाम को वो पैसे देगा, तो अब ये क्या करेगा, राम एक चेक बनाएगा, चेक के ऊपर जो है नेम लिख देगा इसका कि भैया ये इसका नेम है, डेट लिख देगा, सबसे ऊपर डेट लिख दी, डेट लिखने के बाद में नेम लिख दिया उसका, फिर उसके बाद में नीचे पैसे लिखे इन वर्ड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे जो आगे है उसमें लिख दिए डिजिट्स में नंबर, वो लिख दिए कि कितने पैसे देने हैं। तो हमेशा ध्यान रखना जब भी हम पैसे लिखते हैं ना, तो जैसे मैंने लिखा 50,000, जब भी हम पैसे लिखते हैं, मान लो हमने लिखा 50,000, तो हम उसके आगे हमेशा ओनली जरूर लगाते हैं। रीजन क्या है इसका, ओनली लगा देते हैं तो कोई भी हमारे पैसों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। इसी तरह मैंने इसको अगर उसमें लिखा है, नंबर्स में लिखा है, तो मैंने लिखा 50,000, तो ये करके मैंने इस तरह की एक लाइन खींच दी ताकि इसको कोई छेड़छाड़ नहीं कर सके। तो ये सब चीजें उसके अंदर होती है। फिर उसके बाद में जो है आपने ये कर दिया, फिर उसके बाद में आप यहाँ पे साइन कर देते हो, अकाउंट नंबर मेंशन कर देते हो इधर, ये सारी चीजें आप इसमें फिल कर देते हो। फिर थोड़े दिनों में आप क्या देखोगे कि ये जो पैसा था ये राम के अकाउंट से जो श्याम के अकाउंट में चला गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ पैसा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, आपने किसी को पैसा दिया नहीं, हाथ से अपने पैसा दिया नहीं, फिर भी उसको अगले को पेमेंट हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस होता है ये चेक्स के थ्रू होता है। तो चेक में ये सब चीजें होती है, आप अमाउंट वगैरह इस तरीके से नेम वगैरह फिल करके आप इस थ्रू भी पेमेंट
कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखिए, उसमें हम डिमांड जाएंगे, डिमांड डिपॉजिट के उसमें से पैसे निकलवाएंगे, फिर अगले आदमी को पैसे देके आएंगे, रिस्क भी रहेगा उसके अंदर। हाँ, इससे जो थ्रू है जो बिना आप कैश का यूज करे अगले आदमी को पेमेंट कर देते हो इसके अंदर चेक के थ्रू, ठीक है। Since demand deposits are accepted widely as a means of payment along with currency, they constitute money in the modern economy. हमने कहा कि हर जगह डिमांड डिपॉजिट जो है एक्सेप्टेड है किसी भी जो हमने कहा पेमेंट्स के लिए। हमने कहा कोई भी आदमी को आप बोलते हो कि चेक्स के थ्रू लो, उससे लो, वो हर तरह से पैसे एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन हमने कहा जब बैंक्स की बात करते हैं, बट फॉर द बैंक देयर वुड बी नो डिमांड एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ, हम लोग ये चीज़ें हमने देखी है कि बैंक्स में इस तरह की कुछ भी चीज़ें नहीं हो सकती है। आगे हम देखते हैं द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी जो है क्या है, हमारे पास करेंसी है, डिपॉजिट्स है। हम दोनों तरह से हो सकते हैं कि आपके पास पैसा या तो आपके घर में कैश पड़ा गया है या आपके बैंक में जमा है, वो हो सकता है। ये सारा सारा सिस्टम इसके अंदर देखोगे। द अदर फॉर्म इन विच होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट्स विद बैंक, पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग ए बैंक अकाउंट इन देयर नेम। फिर हमने कहा ये एक बैंक अकाउंट खुलवा लो, आप बैंक अकाउंट से पैसे उसके अंदर डाल दो और बैंक्स क्या करती है उन डिपॉजिट को कर लेती है और उसके बदले आपको इंटरेस्ट भी दे सकती है। अब है चलो अब हमने जो बोरोवर्स वाली बात की है ना, लोन एक्टिविटीज, अब वो समझ लेते हैं फटाफट से, ठीक है। तो हमने कहा लोन्स किस तरीके से लिए जाते हैं, ठीक है। अभी हमने कहा आपको जो है पूरा सिस्टम मैंने आपको बता दिया था किस तरह से बोरोवर्स आते हैं और बैंक से पैसे ले सकते हैं। ये मैंने कहा डिपॉजिटर आए, उन्होंने अपना पैसा जमा करा दिया, बैंक के पास वो सेव हो गया, बैंक उन्हीं पैसों को क्या है किसी दूसरे आदमी को लोन्स प्रोवाइड करा देगी और उसके बदले उनसे क्या लेंगी, इंटरेस्ट लेंगी। उस इंटरेस्ट का ही कुछ पार्ट जो है वो आप जब डिमांड करोगे आपके पैसे एनुअल आपको जो है आपके उस पर ऐड, मतलब आपके अकाउंट में ऐड होते हुए चले जाएंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो रही है, ये आपको समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस होती है, ठीक है। अब हमने कहा दो डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन होती है, कैसे होती है वो समझना। एक तो आपने कहा कि किसी को मतलब आपने एक किसी बैंक्स वगैरह से उधार लिया, एक आपने किसी आदमी से ऐसे ही लिया, जैसे जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू आपने लिया है। तो हम यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक सलीम नाम का आदमी है, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे कि फेस्टिव सीजन चल रहा है तो उसमें इसको एक बड़ा ऑर्डर मिलता है। इसमें देखते हैं, इन दिस केस Salim obtains credit to meet the working capital needs of production. The credit helps him to meet the ongoing expenses of production, complete production on time and thereby increase his earnings. In this situation, credit helps to increase earnings and therefore the person is off than before. अब देखो हमने क्या कहा, हम जब हमारे एनसीईआरटी के अंदर ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसके अंदर सलीम होता है, ये एक शू मेकर है, उसको एक आगे से कंपनी से ऑर्डर मिलता है कि आपको 3000 जो है जूतों का ऑर्डर दिया जाता है। तो वो क्या करता है, उसमें से जो है पहले लेदर वाले आदमी के पास में जाता है जो लेदर उनको प्रोवाइड कराएगा, उसको जाके बोलता है कि आप मुझे लेदर दे दो, मैं 1000 शूज़ वगैरह बना दूंगा, फिर आपको क्या है पेमेंट वगैरह मैं कर दूंगा। तो उससे वो लेदर ले लेता है और मतलब वहाँ से वो लेदर लेके आ जाता है, फिर वो शूज़ टाइम पे कंप्लीट कर लेता है। और क्या करता है वो वो होता है एक और मनी लेंडर, मतलब जो उनको ऑर्डर देता है उसके पास में जाता है, बोले आप मुझे क्या करो 1000 शूज़ का आप मुझे एडवांस दे दो, जिससे मैं क्या है टाइम से सब चीज़ें कंप्लीट करके फिर आपका पैसा पूरा कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हो जाती है। उसको 1000 जो शूज़ है उसका एडवांस मिल जाता है, लेदर वाला उसको जो है आगे के टाइम के लिए पहले से ही लेदर प्रोवाइड करा देता है, फिर उसका क्या टाइम पे काम कंप्लीट हो जाता है, 3000 शूज़ बन जाते हैं, उसका पेमेंट उसके पास में आ जाता है, वो सब जो भी उसके पैसे मांगने वाले लोग होते हैं उनका चुका देता है और उसके पास में पैसा भी बच जाता है। तो यहाँ पे हम जो है देखेंगे तो पॉजिटिव रोल देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे सामने आएगा वो पॉजिटिव रोल आया है क्रेडिट का, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट आया हमारे सामने, क्योंकि इसने उधार लिया, लेदर जो था उससे भी उधार लिया उसने, और जो उसका जो वो था ट्रेडर जो था उससे भी उसने क्या करा है, उधार लिया था। इसके यहाँ पे क्रेडिट जो है उधार जो लिया था वो एक पॉजिटिव रोल लेके आता है, क्योंकि उसकी जो है अर्निंग्स उसमें बढ़ती है और साथ ही साथ क्या होता है, वो जब टाइमली काम पूरा कर लेता है तो उसके जो है बाद में वो अपने सारे लोन्स भी चुका देता है। लेकिन यही चीज़ नेगेटिव रूप में हमारे सामने कैसे आती है, जब हम स्वप्ना का देखते हैं।
स्वप्ना का एग्जाम्पल हमने जब देखा था तो स्वप्ना के एग्जाम्पल में क्या है, स्वप्ना जो है उसके पास में 3 एकड़ की एक ज़मीन होती है छोटी सी, उसके अंदर वो क्या है मूंगफली उगाना चाहती है। मूंगफली के लिए वो क्या है वहाँ के एक जो मनी लेंडर है उसके पास में जाती है और उससे पैसा उधार लेके आती है, लेकिन उसकी किस्मत खराब होती है और क्या होता है, क्रॉप फेलियर हो जाता है। क्रॉप फेलियर हो जाता है तो फिर से उसको क्या करना होता है, फिर उसको बीज चाहिए, बीज चाहिए होता है तो फिर से उधार लेके आती है, फिर से उधार लेके आती है, फिर वो क्या होता है इस तरीके से पूरे एक डेप्ट ट्रैप में फंस जाती है। डेप्ट ट्रैप में मतलब पूरा एक कर्जे का हम लोग देखते ना, फिर मतलब एक बार उसमें उलझने के बाद में जाल जो बोलते हैं ना, उस जाल में उलझ जाती है, कर्जे के जाल में उलझ के रह जाती है। मतलब वो जितना बाहर आने की कोशिश करती है उतना ही उलझ जाती है। उसने तो अच्छा ही सोचा था कि मैं उधार लूंगी, इस बार मेरी अच्छी फसल हो जाएगी, मैं इनका पैसा भी चुका दूंगी और मेरे भी अर्निंग रह जाएगी, बट उसकी जो है किस्मत साथ नहीं देती है। एंड में वो कैसे पैसा चुकाती है, उसको अपनी ज़मीन का कुछ पार्ट जो है बेचना पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमें रोल दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे नेगेटिव है। हर बार हम नहीं कह सकते कि लोन या पैसा उधार लेना पॉजिटिव ही होता है हमेशा, ठीक है। तो हमने 2 सिचुएशन देखी है, हमने सलीम की सिचुएशन देखी है, हमने स्वप्ना की सिचुएशन देखी है। हमें एक चीज़ समझ में आई है कि वहाँ पे जो सलीम ने किया तो वहाँ पे उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिला, उसका अच्छी अर्निंग हुई है, बट स्वप्ना केस में उसको अपनी ज़मीन बेचनी पड़ी है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। लोन तो हमने समझ गया, लोन क्या होता है, जब हमें ज़रूरत होती है हम लोग पैसे उधार लेते हैं, ठीक है। अब हमने कहा जब भी कोई आदमी पैसे लेने के लिए जाता है तो उसको जो है बहुत सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो है उसको फेस करना पड़ता है। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट है कि जब आप उधार लेने जाते हो तो आपके सामने कुछ शर्तें रखी जाती है, ठीक है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट का मतलब है कुछ शर्तें रखी जाती है। उसी बाद में ऐसा तो नहीं है आप मुंह उठा के गए कि मुझे पैसे दिए, आपको कोई भी उठा के दे देता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या है, आपसे कुछ चीज़ें कर मतलब साइन वाइन करवाएगा, पेपर साइन करवाएगा, हो सकता है उसके पीछे आपसे कुछ गिरवी चीज़ें रखे, तो मतलब कुछ शर्तें होती है क्रेडिट की, वो वहाँ पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग इसमें बात करने वाले हैं, जब भी कोई किसी को उधार देता है तो उसमें एक लोन एग्रीमेंट होता है, ठीक है। लोन एग्रीमेंट में स्पेसिफाई होते हैं कि क्या क्या चीज़ें स्पेसिफाइड होती है, कि कितना पैसा उसको दिया जा रहा है, रीपेमेंट कैसे किया जाएगा उसका, कितना इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर दिखी जाती है। एक चीज़ होती है कोलेटरल। कोलेटरल का मतलब होता है ऐसी कोई भी एसेट जब हम उसके सामने गिरवी रखते हैं, जब तक मैं अपना पैसा नहीं चुकाऊं ये आपके पास में रहेगी। अगर मैंने पे नहीं किया तो आपको पूरा राइट है कि आप इसको सेल कर सकते हो। तो ऐसी सारी की सारी चीज़ें जो है क्या होती है, कोलेटरल होती है। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स, मतलब जो उधार लेने वाला है उसकी कोई ऐसी चीज़, कुछ भी हो सकता है, लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, हमने कहा कोई गाड़ी भी हो सकती है, कोई लाइफ स्टॉक हो सकता है, कोई उसका डिपॉजिट हो सकता है बैंक में, किसी की भी उसको गिरवी रख के वो पैसा उधार ले सकता है। ये एक्चुअल में क्या है, एक गारंटी होती है कि अगर मैंने पैसा नहीं चुकाया तो आप इसको जो बेच सकते हो, ठीक है। और जब तक मैं नहीं दूंगा जब तक आपके पास में ये गिरवी पड़ी रहेगी, ठीक है। If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell the asset and collateral to obtain payment. अगर वो किस केस में अगर वो चुका नहीं पाता है तो उसके पास पूरा राइट होता है कि वो इनको बेच दे, ठीक है। अब और क्या चीज़ें लिखी होती है इसमें, इंटरेस्ट रेट की कितनी परसेंटेज पे, कि जब मुझे आप पैसे लौटाओगे, मान लो कि उसने जो है 1 लाख रुपए उधार लिए, ठीक है, 1 लाख उसने उधार लिए, तो जितनी परसेंट होगा उतना, कि भाई 5% है तो 1,05,000 चुकाने पड़ेंगे 1 साल का। अगर उसने कहा कि भाई मैं तो 15% लूँगा तो ये जो 1,15,000 उनको चुकाने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट होती है कि कितनी परसेंटेज आपको। कोलेटरल मैंने आपको बता ही दिया है, कोई भी चीज़ आप गारंटी के फॉर्म में रख रहे हो, और लीगल आपको एक डॉक्यूमेंटेशन जो है आपको वो मतलब फुलफिल वहाँ पे करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कोई पैसा देगा। मोड ऑफ रीपेमेंट कैसे, भाई आप पूरा एक साथ ही करोगे या किश्तों के रूप में करोगे या क्या है, इन सब चीज़ों को मिला के जो हम इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट रेट आ गई, कोलेटरल आ गया है हमारे पास में, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आ जाता है हमारे पास में, मोड ऑफ रीपेमेंट आ जाता है, इन सबको मिला के हम इसको क्या बोलते थे, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। ये सब आदमी पे अलग अलग है कि जो लेने वाला और देने वाला आदमी है उन पे नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। आगे गए हम। अब हमने कहा कौन कौन से टाइप्स है हमारे यहाँ पे जहाँ जहाँ से पैसा उधार लिया जाता है। तो हमने कहा एक फॉर्मल सेक्टर होता है और एक जो है इनफॉर्मल सेक्टर होता है। फॉर्मल सेक्टर वो होता है जहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा, जहाँ पे जो है ये बैंक्स के थ्रू होगा, कोऑपरेटिव बैंक्स के थ्रू होता है। इसमें क्या है, पूरी चीज़ें लीगल वे में काम होके फिर ही चीज़ें होती हैं, हालांकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। पहली चीज बैंक्स एंड कॉर्पोरेशन के थ्रू होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन्स।
इसमें जो है पूरे बैंक, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पूरी चीज़ों को देखता है कि प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अब इसके बाद में क्या है, हर चीज़ का पूरी जो है इन्फॉर्मेशन उसमें लिखनी होती है, तो टाइम इसलिए तो लगता है, हर चीज़ उसके पास में अवेलेबल होनी चाहिए, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोई कोलेटरल भी होना चाहिए, सब चीज़ें होती है। तो उसको कहा जाता है, हम लोग जो कह रहे हैं वो है हमारा फॉर्मल सेक्टर, जो बैंक्स और कॉर्पोरेटिव के थ्रू होता है, जो देखता है वो पूरी चीज़ें कौन है, वो आरबीआई है, पूरी चीज़ प्रॉपर फंक्शनिंग की तरफ ध्यान देता है इसके अंदर, ठीक है। अब पूरी चीज़ें हैं कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट पे दिया जा रहा है, किसको दिया जा रहा है, क्या है, पूरा प्रॉपर उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब हमने कहा इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स क्या होते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब है जो किसी भी किसी इंडिविजुअल से ले सकते हो आप, किसी मनी लेंडर से ले सकते हो आप, हमने कहा ट्रेडर से ले सकते हो, किसी एम्प्लॉय से ले सकते हो, आपके किसी घर परिवार रिश्तेदार से ले सकते हो, आप फ्रेंड से ले सकते हो। तो ऐसा सारा का सारा जो कहीं पे भी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस उसके अंदर नहीं है, तो वो होता है इनफॉर्मल, ठीक है। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, जैसे इसमें तो आरबीआई है, वो पूरी सुपरवाइज कर रही है चीज़ों को, बट इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। अब हमने कहा सुपरवाइज द क्रेडिट एक्टिविटीज ऑफ लेंडर इन द इनफॉर्मल सेक्टर, तो मतलब कोई सुपरवाइज करने वाला नहीं है इनफॉर्मल सेक्टर्स में जो भी इस तरह की लोन एक्टिविटीज होती है। ये सारा का सारा जो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है, सब अपनी मर्जी से करते हैं इसके अंदर, ठीक है। There is no one stop through them from using unfair means to get their money back। अब इसमें क्योंकि ये फॉर्मल नहीं है, तो इसके अंदर कोई मारपीट के तहत आपकी कोई चीज़ें जब्त कर रहा है, कुछ भी तरीके से अगर आपका पैसे वापस लेता है, तो आप उसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो इनफॉर्मल है, ठीक है। फॉर्मल में तो पूरा आपके पास में लीगल प्रोसीजर फॉलो होगा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं है, वो कुछ भी चीज़ें नहीं है। तो प्रॉपर हम लोग एक टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं कि इनफॉर्मल और फॉर्मल के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो पहली चीज़ देखते हैं, फॉर्मल में मैंने कहा आरबीआई जो है सुपरवाइज करेगी सारे के सारे जो फॉर्म वो है ना फंक्शनिंग है उसके ऊपर, बट यहाँ पे जो इनफॉर्मल है उसके अंदर कोई भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होती ही नहीं है। इसमें जो है लोअर रेट्स होती है इंटरेस्ट की, इसमें हायर रेट्स होती है। इसमें जो है एक फिक्स होती है कि हाँ इतनी होगी, उसी मुताबिक आपको दिया जाता है, जबकि यहाँ पे मन मुताबिक होता है, आदमी की जो है उसकी मजबूरी का फायदा उठा के कितना भी लिया जा सकता है, ठीक है। इसका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर और इसका होता है प्रॉफिट मेकिंग। जहां प्रॉफिट मेकिंग होती है वहां पे जो है सब चीजें साइड में हो जाती है फिर, ठीक है। ये जो है मेनली बैंक्स और कोऑपरेटिव्स देते हैं, और जबकि ये कोई भी इंडिविजुअल जैसे ट्रेडर्स है, मनी लेंडर्स है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कोई भी दे सकता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस हो गया है सबसे बड़ा। आगे की तरफ हम गए। अब हमने कहा एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जब इनफॉर्मल में हमें कम पेमेंट, हमें कम इंटरेस्ट देनी पड़ती है, उसमें पूरा लीगल प्रोसीजर होता है, सब कुछ होता है, फिर आदमी इनफॉर्मल की तरफ जा क्यों रहा है? उसको तो फिर इनफॉर्मल ग्रुप से लेना चाहिए ना। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना। अब हमने कहा जो रूरल एरिया है, रूरल एरिया के लोग जो है एजुकेटेड नहीं है, इतने एजुकेटेड नहीं है, तो वो इनफॉर्मल सेक्टर की तरफ ही जाएंगे। वो लोग तो क्या है, इन्हीं लोगों को पकड़ेंगे ना जो उनको दे दे। और उसमें क्या है कि जो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और ये लोग इनके गांव में तो होते नहीं है वैसे बैंक्स वगैरह, तो ये लोग जो है बाहर जाते नहीं है, वो इन्हीं लोगों से पैसा लेके अपना काम निकालते हैं। जबकि अर्बन एरियाज़ में आप देखोगे ना, अर्बन एरियाज़ में भी आप पुअर जो लोग हैं ना, वो मोस्टली जो है वो भी इनफॉर्मल में ही है। फिर लेकिन जो रिच पर्सनस है ना, वो फॉर्मल सेक्टर से ही सारा पेमेंट ले रहे हैं अपना। तो इसमें है कि सब कुछ पता होते हुए कि हाँ इसमें ऐसे सब होता है, कम पैसे में मिल रहा है, लेकिन अवेयरनेस की कमी, एजुकेशन की कमी, और जो है पहुंच की कमी। मतलब क्योंकि ये बैंक्स की पहुंच ही नहीं है इतनी कि वो हर आदमी तक पहुंच सके और उनको ये सारे जो है चीज़ें प्रोवाइड करा सकें। तो इसलिए आदमी फिर थका हारा जो है इसी तरफ जाता है। आपको पता है रूरल एरियाज़ में मोस्टली एग्रीकल्चर के लिए लोन लिया जाता है, कि हो सकता है पेस्टिसाइड्स के ले रहे हों, फर्टिलाइजर्स के लिए ले रहे हों, या हो सकता है सीड्स के लिए ले रहे हों, तो इनको इसी चीज़ के लिए चाहिए होता है, तो ये मनी लेंडर्स के पास में ही जाते हैं। तो ये मतलब फिर इनको एक्सप्लॉइट करते हैं, ये मन मुताबिक जो है उनसे इंटरेस्ट रेट लेते हैं, सब चीज़ें ये लोग करते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब हमने कहा क्योंकि हमारे इंडिया में ये फॉर्मल सेक्टर इतना डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं है इक्वली, तो फिर किस तरीके से लोग जो है इसका बेनिफिट उठा पाएंगे, किस तरीके से जो चीपर रेट पे जो उनको लोन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो किस तरीके से वो ले पाएंगे, ठीक है। इसके अंदर चीज़ें हो रही है। अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स जो है ना, उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब वो करना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि लोग उनके पास में आए,
ठीक है। मोस्टली रूरल एरियाज में तो इनको ज़्यादा पहुंच बनानी चाहिए ताकि वो इनफॉर्मल सेक्टर्स जो सोर्सेज हैं उनसे लोन नहीं ले और इस डेप्ट ट्रैप में ना फंसे, ठीक है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, हमें ये ज़रूरी है कि बैंक्स और कोऑपरेटिव को ये मतलब ये जो लोन के जो प्रोसेस है इसको बढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। While the formal sector loans need to expand, it is also necessary everyone receives this loan. हम चाहते हैं एक्सपेंशन होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बैंक्स वगैरह से लोन मिलना चाहिए और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हर आदमी को जो है लोन यहाँ से मिल सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें होनी चाहिए। और चीज़ है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, ध्यान रखना। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का मतलब क्या होता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब है इसमें 15-20 मेंबर होते हैं वहीं के गांव वगैरह के, ठीक है। वो लोग क्या करते हैं, अपने थोड़े पैसे जमा कराते हैं उसके अंदर, मतलब जितने वो करा पाते सकते हैं। फिर उसके बाद में वो क्या करते हैं, अपने ग्रुप में जितने वो मेंबर्स हैं, 15 से 20 मेंबर्स हैं, जिसको जितनी ज़रूरत होती है उनको लोन्स फिर इसमें से वो लोग देते हैं, ठीक है। चाहे जिसको ज़रूरत पड़ी, किसी भी लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, घर बनाने के लिए, किसी भी पर्पस के लिए हो सकती है, उनको ज़रूरत होती है, तो ये सारा पैसा लाके कम जो है इंटरेस्ट रेट पे इन लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो हमने कहा दे कैन ऑल्सो अवेल लोन्स फ्रॉम बैंक्स इफ देयर सेविंग्स आर रेगुलर। अब फिर उसके बाद में क्या होता है, अगर ये जो है ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है ये बड़ा हो जाता है और ये ज़्यादा लोग इसमें जुड़े हुए होते हैं और रेगुलर सेविंग्स हो रही है, तो फिर बैंक से इनको क्या है लोन्स प्रोवाइड कराती है। और ध्यान रखना इसके अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है, ठीक है। आगे हम गए, अब जो है सारी की सारी जो चीज़ें होती है इसमें किसी दूसरे आदमी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसमें जो ये 15-20 मेंबर्स है ना, यही आपस में डिस्कस करते हैं कि किसको लोन देना है, सेविंग किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें हैं। इसमें किसी तरह के कोलेटरल भी जो है गिरवी रखना या गारंटी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका ही पैसा है, सबका घूम घूम के वापस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, इनका ये होता है कि सेल्फ पैसा इकट्ठा करा जाए ताकि उनको मनी लेंडर्स के उसमें नहीं फंसना पड़े, और इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हो इन मेंबर्स के लिए ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, ठीक है। ये सारी सारी चीज़ें यहाँ पे हो रही है। अब मैंने अभी आपको पूरा का पूरा बताया कि ज़्यादातर वो लोग जो रूरल इंडिया वाले हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी भी जो इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं उन पे डिपेंडेंट है ज़्यादा से ज़्यादा। कारण क्या है इसका, क्योंकि बैंक्स जो है ना हर तरह, अब रूरल इंडिया के अंदर तो ये प्रेजेंट ही नहीं है, क्या बैंक्स वगैरह है ही नहीं इतनी। जब नहीं है तो फिर वो पैसे लेने के लिए फिर वो मनी लेंडर्स के पास में ही जाएंगे ना। अगर बैंक्स वहाँ पे होगी तो वो लोग क्या करेंगे, फिर इससे बैंक भी है तो फिर उसमें उसका तरीका बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोलेटरल होना चाहिए। गांव के लोगों के पास इतने सब चीज़ें होती नहीं है, तो वो किस तरीके से लोन ले सकते हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से ओवरकम होने के लिए, इन प्रॉब्लम से मतलब बाहर निकलने के लिए लोग क्या जाते हैं, इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का ही साथ सहारा लेते हैं। ना तो कोलेटरल चाहिए वहाँ पे, ना डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, बस आप खुद ही लोग क्या है छोटी छोटी सेविंग्स के थ्रू आप जो है अपनी जो भी ज़रूरत होती है उनको आप पूरा कर सकते हो। अब हम लोग यहाँ पे देखिए इसमें सेविंग्स वगैरह जो है हर दिन करी जाती है। अब हमने कहा आगे, अब हम लोग कहते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो होते हैं इससे क्या होता है कि सारी सारी प्रॉब्लम, अब बैंक के पास जाओ, आप ये चीज़ लेके आना, कल ये डॉक्यूमेंट लेके आना, आपका ये पेपर होना चाहिए, वो पेपर होना चाहिए, इतनी सारी वो सुनते ही वो जो है पीछे खसक जाता है और वो क्या बोलता है सीधा अपने तो चलो मनी लेंडर्स के पास। लेकिन जब ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बन गए हैं उन पुअर्स के लिए, तो अब उनको क्या है गिरवी रखने के लिए कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं होती है, साथ ही कोई इतने लंबे चौड़े डॉक्यूमेंटेशन की उनको ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे लोन्स उनकी छोटी छोटी ज़रूरतों के हिसाब से वहाँ मिल जाते हैं और बहुत ही कम रेट पे, मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे उनको अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब जो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं ये जो है मतलब रूरल एरियाज़ में कोई छोटी छोटी जगह पे जाके ये लोग बनाते हैं। इसमें क्या है, हम ध्यान रखना, जब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मतलब खुले हैं इतने सारे, तो वुमेन्स इसमें बहुत पार्टिसिपेट कर रही है, अपने थोड़े थोड़े पैसों को जमा करके वो जो है यहाँ पे कर रही है और फाइनेंशियली जो है सेल्फ रिलायंट बन रही है। यहाँ पे रेगुलर मीटिंग्स होती है, यहाँ पे सोशल इश्यूज़ के बारे में, जैसे हेल्थ है, सैनिटेशन है, न्यूट्रिशन है, डोमेस्टिक वायलेंस है, इन सब मुद्दों के बारे में भी वहाँ पे बातें होती है ताकि लोगों में अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा आ पाती है। तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है वहाँ पे रूरल एरियाज़ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर मनी एंड क्रेडिट। हमने मोस्टली सारी चीज़ें इसमें देखी है। इसमें हमने देखी है कि किस तरीके से जो है इनफॉर्मल और पहले सबसे पहली चीज़ हमने मनी समझा कि मनी क्या होता है, फिर हमने देखा बार्टर सिस्टम देखा, फिर हमने डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स देखा हमने, फिर उसके बाद में हमने चीज़ों को समझा कि बैंक किस तरीके से काम करता है, फिर हमने लोन्स एक्टिविटीज़ देखी, इनफॉर्मल और फॉर्मल देखी, फिर हमने लास्ट देखा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग। चैप्टर ये हमारा हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ में अगली बार। तो जब तक के लिए आप लोग अपने बोर्ड्स की तैयारियों पे जोर शोर से लगे रहिए। थैंक यू सो मच।